नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से करिए। अच्छा ठीक है, शेयर मत कीजिएगा लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए ज़रूर। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ओम का नियम होने वाला है। जो डीसी परिपथ थे, डीसी परिपथ की हमने एक क्लास पहले से ले ली है और आज ही जो क्लास होने वाली है इसकी सेकेंड क्लास होने वाली है। इस सेकंड क्लास के अंदर हम ओम के नियम को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओम ने ये नियम क्यों दिया, हर चीज़ इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कोई भी चीज़ में समस्या होने पर आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सर कि मेरे को इस चीज़ में समस्या है, इस टॉपिक में मेरे को समस्या है। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए 1827 ईस्वी के अंदर जॉर्ज साइमन ओम, किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया। जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया। इस जॉर्ज साइमन ओम का कभी कभी नाम जीएस ओम भी आ जाता है। क्या आ जाता है? जीएस ओम। जीएस ओम ये इसका शॉर्ट नेम है। ठीक है, जॉर्ज साइमन नाम भी आ जाता है, जॉर्ज साइमन ओम भी आ जाता है, जीएस ओम भी आ जाता है। ये जो व्यक्ति है इसने 1827 के अंदर एक नियम दिया, जिस नियम के अंदर इसने कोई एक डीसी का बंद परिपथ है, कोई एक डीसी का बंद परिपथ है। इस परिपथ के अंदर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में एक संबंध बताया कि इन तीनों के बीच में ये संबंध है। वो संबंध हम समझने वाले हैं कि वो संबंध क्या है। ठीक है, इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं, इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। बाकी इसकी परिभाषा है अलग है, आप चाहे जितनी इससे परिभाषा बना सकते हो ओम के नियम से। इसके अंदर ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी के अंदर बताया है कि किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर V समानुपाती I होता है। क्या? V समानुपाती I होता है। ये जीएस ओम ने बताया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी बंद डीसी परिपथ में, इसका मतलब क्या है, परिभाषा बता रहा हूं, किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित वोल्टेज उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगी। मतलब ये आपके पास कोई परिपथ है, ये कोई बंद डीसी परिपथ है, ये डीसी का एक परिपथ है। इस बंद डीसी परिपथ के अंदर जो आप यहां से वोल्टेज आरोपित कर रहे हैं, जो वोल्टेज यहां से दी जा रही है, वो वोल्टेज इसके अंदर जो आई फ्लो हो रही है उसके समानुपाती होगी। अर्थात यदि आप यहां से V के मान को बढ़ाते हो तो यहां से आपका I का मान भी बढ़ेगा। यही इस लाइन के कहने का मतलब है। मतलब आपके पास ये बंद डीसी परिपथ है, आप यहां पे जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो करंट का मान अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका ये डीसी परिपथ कह रहा है, यही ओम के नियम में कहा गया है। लेकिन इससे ओम के नियम ने केवल इतना बता दिया कि यहां से क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है वो हम किस प्रकार से देखेंगे। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी, गणनाओं की आवश्यकता होगी। वो इस फॉर्मूले की सहायता से नहीं हो सकती। ये तो केवल एक संबंध बताया, दोनों भाई समानुपाती है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे ये जो समानुपाती का चिन्ह है, क्या ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसे हटाना पड़ेगा। ये समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे इस परिपथ के अंदर एक नियतांक ऐसा है जो हमेशा रहेगा, वो नियतांक हमें चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे करंट बिल्कुल खत्म हो सकता है, एक बार आप सप्लाई बंद कर दोगे तो करंट इसके अंदर बिल्कुल शून्य हो सकता है, वोल्टेज इसके अंदर बिल्कुल शून्य हो सकता है, सप्लाई से हटा दो वोल्टेज शून्य हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज ऐसी है जो सप्लाई के समय भी रहेगा और सप्लाई से विसंयोजित करने के बाद भी रहेगा, मतलब सप्लाई हटाने के बाद भी रहेगा। तो ऐसी क्या चीज है? देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, एक बार के लिए आप इस रेजिस्टेंस को भी हटा दीजिए, आप इसको मान लीजिए ऐसा जोड़ दीजिए, एक केवल आपके पास एक वायर बचा है, केवल आपके पास ये वायर बचा है। मैं पूछूं क्या इस वायर का कोई प्रतिरोध नहीं है? इस वायर का प्रतिरोध है, ठीक है। आप यहां पे रेजिस्टेंस जोड़ रहे हो, अभी भी इसका प्रतिरोध है,
प्रतिरोध है। आप इसे सप्लाई से हटा रहे हो, अभी भी इसके अंदर प्रतिरोध है। आप इसके अंदर से रेजिस्टेंस हटा रहे हो, अभी भी इस वायर का प्रतिरोध है। आर है, मल्टीमीटर की सहायता से हम चेक कर सकते हैं। आर आ गया हमारे पास। तो ये जो आर है इसे हम कह सकते हैं नियतांक। क्या कह सकते हैं? नियतांक कह सकते हैं। नियतांक का मतलब है जो नियत है, जो रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई चीज हो चाहे ना हो, लेकिन नियतांक वो होता है जो रहे ही रहे। ठीक है। इस नियतांक की खोज किसने की थी? इस नियतांक की खोज किसने की थी? जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। इसीलिए यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध होता है, इसका जो मात्रक होता है ये ओम होता है। क्या होता है? ओम। और इसका सिंबल इस तरह से, यह भी ओम ही होता है। अब पता चला यहां पे इसके आगे ये ओम क्यों लगाया जाता है, क्यों इसका मात्रक ओम है, पता चला। ठीक है। इस तरह से इसकी खोज जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 के अंदर कर दी थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हमें यहां से इस समानुपाती के चिन्ह को हटाना है तो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए v एज इट इज, और समानुपाती की जगह अब आ जाएगा बराबर। ठीक है। और i यहां पे पहले था, अब यहां पे इसके इनटू में हमें नियतांक लेकर के आना पड़ेगा। r यहां पे नियतांक है, r यहां पे नियतांक है, i यहां पे करंट है, और v यहां पे वोल्ट है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे बना। अब यहां पे इस फॉर्मूले से भी एक परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा है किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में नियत तापमान और भौतिक परिस्थितियों में, किसी बंद डीसी परिपथ में नियत तापमान और भौतिक परिस्थितियों में आरोपित वोल्टेज उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली करंट, प्रवाहित होने वाली करंट और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है। इसके कहने का मतलब है परिस्थितियां, जो तापमान है वो नियत रहे, टेम्परेचर नियत रहे। उन परिस्थितियों के अंदर क्या होगा, किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर, या आपके पास कोई बंद डीसी का परिपथ है, यह हमारे पास एक बंद डीसी का परिपथ है। ठीक है। यहाँ से वोल्टेज आरोपित हो रहा है, यहाँ पे करंट है और ये आर है। यहाँ पे कि बंद डीसी परिपथों के अंदर आरोपित वोल्टेज का मान, ठीक है, आरोपित वोल्टेज का मान उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, मतलब उस परिपथ में जो करंट प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उस परिपथ में जो रेजिस्टेंस है, जो आर है, ठीक है, इनके गुणनफल के बराबर क्या होगा, वोल्टेज होगा। ये इसका मतलब है। ये परिभाषा बनाई है हमने यहां से, इसके अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर आरोपित वोल्टेज का मान, यहां से सुनिएगा, किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर आरोपित वोल्टेज का मान उस परिपथ में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और रेजिस्टेंस के गुणनफल के समानुपाती, बराबर होगा। समानुपाती नहीं बोलना है, बराबर बोलना है, बराबर होगा। बात समझ में आ गई? यहां से फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है। यहां से अब यदि हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकालना चाहे, भाई आप यहाँ से वोल्टेज का मान तो निकाल लीजिए, वोल्टेज कितना होगा सर, वोल्टेज अगर हमारे पास आ जाएगा जब हम करंट और रेजिस्टेंस को गुणा कर देंगे। हम चाहते हैं कि हम आई का मान भी निकालें। आई का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, तो V अपॉन R, यहाँ से फॉर्मूला पक्षांतरण करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं। भाई आपके पास V बराबर I इंटू R है, अगर यहाँ से आप I निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। भाई आप क्या करोगे, इस R को V के बट्टे में ले जाओगे, बराबर के इधर लेके जाओगे, गुणा की संख्या को तो बट्टे में आ जाएगी, ठीक है, मतलब भाग में आ जाएगी।
अब यहाँ पे ये आर यहाँ आ गया तो अपने पास फॉर्मूला यह बन जाता है। अब यहाँ से भी आप चाहो तो एक परिभाषा यहाँ भी बना सकते हो कि किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित, अब यहाँ पे वोल्टेज का मान था, अब यहाँ पे प्रवाहित धारा का मान, ठीक है, प्रवाहित धारा का मान उस परिपथ में आरोपित वोल्टेज और प्रतिरोध के भागफल के बराबर होगी। अर्थात मतलब यहाँ पे आपके पास कोई बंद डीसी परिपथ में उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा, अच्छा यहाँ प्रवाहित और यहाँ आरोपित क्यों है? आरोपित का मतलब है जो बाहर से दी जा रही है और प्रवाहित का मतलब जो प्रवाह हो रही है। देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना ही हमारे पास विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर से पहले से मौजूद होते हैं, वही तो प्रवाह होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लग जाते हैं तो वो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आरोपित होता है। आरोपित मतलब जो बाहर से दिया जा रहा है और प्रवाहित का मतलब जो उसके अंदर ही हो रहा है, मतलब मौजूद पहले से थे इलेक्ट्रॉन लेकिन वोल्टेज का आरोपित करने के बाद वो फ्लो होने लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान उस परिपथ में आरोपित वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज आरोपित किया जा रहा है वो वोल्टेज और प्रतिरोध के भागफल, मतलब ये भागफल के बराबर होगा। ये मतलब है इस फॉर्मूले का। यहां से भी आप एक परिभाषा निकाल सकते हैं। इसी के साथ आप एक परिभाषा R बराबर V बटा I से भी निकाल सकते हैं। यह आपके पास तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा इसी से। अगर आपको यहां से इस फॉर्मूले से V बराबर I इंटू जो R है, इस फॉर्मूले से अगर आपको R की वैल्यू चाहिए तो इसका पक्षांतरण कर दीजिए, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ R बच जाएगा और आपके पास ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इससे आप एक परिभाषा और बना सकते हैं, किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध का मान, अब प्रतिरोध का मान निकाल रहे थे, प्रतिरोध लिखना है। प्रतिरोध का मान उस परिपथ में आरोपित वोल्टेज और धारा के, हाँ प्रवाहित धारा लिखना है, ठीक है, प्रवाहित धारा के भागफल के बराबर होगा। ये परिभाषा है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूले याद है और आपको कॉन्सेप्ट याद है कि भागफल क्या है, गुणनफल क्या है, भाई गुणनफल तो जो संख्या है गुणा में है, भागफल का मतलब जो संख्या है बटे में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ये परिभाषाएं बना सकते हैं। परिभाषा को एक याद करना अलग चीज़ है, याद करोगे तो शायद 6 महीने 5 महीने बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर समझ लिए हो कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ये क्यों परिभाषा बनी है, तो आप कैसे भी बना सकते हो। परिभाषाओं में है क्या, पहली परिभाषा यहाँ से ली गई, दूसरी परिभाषा यहाँ से ली गई, तीसरी यहाँ से ले ली गई, चौथी यहाँ से ले ली गई। तो इस तरह से हम परिभाषाएं बना सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये परिभाषा ऐसा नहीं है कि गलत है, कहीं रिजेक्ट नहीं होगी, हर जगह मान्य होगी। इसके अंदर मेन जो परिभाषा रहेगी आपकी ये रहेगी, और यहाँ पे जो दूसरी बार मैंने सेकंड टाइम बताई थी ये वाली परिभाषा रहेगी V बराबर I इंटू R वाली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई। ये तो परिभाषाओं की बात हो गई। अब यहाँ पे एक परिभाषा और ओम ने दी कि ओम का नियम क्या करता है, करंट वोल्टेज और प्रतिरोध के अंदर संबंध बताता है। तो ये क्या संबंध बताता है, ये संबंध ये बताता है, सबसे पहले तो हमें क्या लेना होगा, जैसे कि V समानुपाती I, इसके अंदर ये क्या संबंध बता रहा है, इसके अंदर संबंध बता रहा है कि ये एक दूसरे के समानुपाती है, ठीक है, समानुपाती है, लेकिन परिस्थितियां, जो तापमान है चारों तरफ का वो नियत होना चाहिए, ठीक है। ये तो ये संबंध बता रहा है भाई, आपके पास जब वोल्टेज का मान बढ़ाया जाएगा तो करंट का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये किसने कहा, ये फॉर्मूला बोल रहा है। अब इसके बाद में एक आ रहा था अपने पास I बराबर V अपॉन R, भाई ये तो बिल्कुल सेम है,
भाई ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये तो समानुपाती हो गए, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। भाई आप जब करंट का मान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान डाउन आएगा, या सीधी सी बात आएगा आएगा। प्रतिरोध इतना है तो धारा चलो ठीक है जा रही थी, काम हो रहा था, लेकिन अगर आपने प्रतिरोध इतना बढ़ा दिया तो धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट आएगी, धारा को आदि को तो ये प्रतिरोधी खपत कर लेगा, तो धारा का मान ऑटोमेटिकली कम हो गया, प्रतिरोध का मान बढ़ गया। ठीक है, तो ये संबंध इसने बताया। एक फॉर्मूला और था अपने पास, वो फॉर्मूला कह रहा था आर बराबर वी समानुपाती आई। इसके अंदर भी यही है भाई, जब वोल्टेज का मान बढ़ चुका है तो रेजिस्टेंस का मान तो बढ़े, सॉरी रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। जैसे कि मान लो ये रेजिस्टेंस का मान पहले इतना था, कम वोल्टेज से काम चल रहा था, अब आपने क्या कर दिया, वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस उसका मान बढ़ा दिया। अब इसको तोड़ने के लिए, इसका तोड़ करने के लिए वोल्टेज भी तो अपना मान बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये कुछ संबंध दिए यहाँ पे ओम ने, जीएस ओम ने। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके जो फॉर्मूले हैं, टोटल 12 फॉर्मूले होते हैं, जॉर्ज साइमन ओम ने टोटल 12 फॉर्मूले दिए। 12 फॉर्मूलों की सहायता से हम करंट, वोल्टेज और पावर ज्ञात कर सकते हैं। ये पावर क्या होती है, P बराबर V इंटू आई होता है। क्या होता है, P बराबर V इंटू आई होता है। मतलब पावर क्या होती है, जो आपके पास वोल्टेज और करंट है इनका गुणनफली पावर है। किसी भी सर्किट की शक्ति की बात की जा रही है, शक्ति यहाँ पे क्या है, करंट और वोल्टेज को यदि गुणा कर दिया जाएगा तो आपके पास पावर निकल करके आएगा। तो यहाँ पे जो मैं पावर बोल रहा हूँ, पावर क्या है, P बराबर V इंटू आई। ठीक है, यही तो है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। अगर आप वोल्टेज और करंट को अगर गुणा कर दोगे तो आपके पास पावर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को समझेंगे। ठीक है, वैसे तो पावर का जो टॉपिक है सिंगल फेज में है, जो एसी थ्योरी आएगा उसमें मिलेगा आपको, और 3 फेज में मिलेगा। तो इसीलिए अभी केवल पावर के बारे में इतना याद रखिए, जो पावर है वो करंट और वोल्टेज का गुणनफल है, केवल इतना। इसके बाद में अब आपके पास 2 फॉर्मूले आ चुके हैं, P बराबर V इंटू आई और V बराबर I इंटू आर। इन 2 फॉर्मूलों से मिलाकर के हम टोटल 12 फॉर्मूले बनाने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं, याद नहीं हो पाते 12, हो सकता है ये भूल जाओ कुछ समय बाद। अब हम 12 फॉर्मूले बनाने वाले हैं, समझ में आई बात। ठीक है, तो अब जो है हम 12 फॉर्मूलों पर नजर डालने वाले हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि सर 12 फॉर्मूले याद ही नहीं हो पाते हैं, काफी ज्यादा समस्या आती है। तो ऐसी समस्या अब नहीं है, ये समस्या दूर होने वाली है आज। सबसे पहले आपके पास ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने ही होने चाहिए, V बराबर I इंटू आर और P बराबर I इंटू वी, या V गुणा I। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने ही होने चाहिए, इन्हीं से आप 12 फॉर्मूले बना पाओगे। तो 3 तो किसके बनेंगे, वोल्टेज के बन जाएंगे, 3 करंट के बन जाएंगे, 3 आर के बन जाएंगे और 3 पावर के बन जाएंगे। सभी फॉर्मूले बनेंगे। तो यहां से सबसे पहले हम वोल्टेज के फॉर्मूले बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है ही, इसको एज इट इज यहां उतार दीजिए, V बराबर I इंटू आर हो गया। अब यहां से इस फॉर्मूले से और कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, 2 फॉर्मूले, एक I का, I बराबर क्या हो जाएगा, V गुणा R। तो यहां पे I बराबर V बटा, सॉरी बटा आएगा यहाँ पे, V बटा R। इसी प्रकार से यहां से एक फॉर्मूला R का बन जाएगा। तो R का फॉर्मूला क्या बनेगा, R बराबर V बटा I। ठीक है, तो R बराबर V बटा I। इसका काम खत्म हो चुका। अब जो है इससे 3 फॉर्मूले बनाएंगे। एक फॉर्मूला तो पावर का एज इट इज बन रहा है, उसको यहां उतार दीजिए। पावर का फॉर्मूला क्या है, P बराबर V इंटू आई। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहां पे वोल्टेज का फॉर्मूला बन जाएगा, V बराबर P बटा I। ठीक है, तो V बराबर P बटा I। यहां पे इसी प्रकार से करंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको जो है करंट के फॉर्मूला बनाने के लिए इस V को इसके बट्टे में ले जाना पड़ेगा, तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बटा V। कितने फॉर्मूले बन गए, 6 फॉर्मूले बन चुके हैं। 6 फॉर्मूले बन गए, इतना काम आसान है। अब थोड़ा सा हार्ड वर्क शुरू होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा। देखिए आपके पास ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर V बराबर क्या है, V बराबर IR है। यदि मैं वोल्टेज लिखूं या IR लिखूं, I गुणा R लिखूं, तो कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए 2 बराबर क्या होता है, 1 + 1 हो गया। अगर मैं 1 + 1 लिखूं तब भी बात 2 पे ही आएगी, और जब मैं डायरेक्ट 2 लिखूंगा तब भी 2 ही है। तो मैं V लिखने के लिए क्या I इंटू आर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे जो आपके पास पावर का फॉर्मूला था, पावर बराबर क्या था, P बराबर V इंटू आई था। यहां पे मैं इस V की जगह P बराबर IR लिख सकता हूं, I इंटू आर लिख सकता हूं, इंटू या I आ गया। इसके अंदर I कितने आ गए,
2 आ गए, तो P बराबर आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर। ये पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है, और यहाँ पे इसको एज इट इज उतार दीजिए, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। बात समझ में आ गई? सेम इसी प्रकार से अब यहाँ पे आपने V की वैल्यू रखी थी, अब P बराबर जो V गुणा I है, इसके अंदर I की वैल्यू रखिए। I की वैल्यू हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं भाई, I या तो I बोल लो या फिर आप V बटा R बोल लो, बात तो एक ही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, P बराबर V एज इट इज गुणा I का मान क्या है यहाँ पे, V बटा R। यहाँ पे 2 V हो गए, तो यहाँ पे V को जब V से गुणा कर दिया जाएगा तो V का स्क्वायर बटा R। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया, P बराबर V स्क्वायर बटा R, ठीक है। अब यहां से क्या इससे मैं 2 फॉर्मूले बना सकता हूं, इस फॉर्मूले से बना सकते हैं इससे 2 फॉर्मूले। कैसे बनाएंगे, एक तो बनेगा यहां से I का फॉर्मूला। जब मैं I का फॉर्मूला बनाना चाहूंगा तो यहाँ पे जो R है ये इसके बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको एज इट इज उतार लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। आई का फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं तो इसको इसके बट्टे में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गुणा में बराबर के इधर आती है, ये बट्टे में हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो ये हो जाए इंटू आर, यहीं पे लिख देता हूं नीचे, P बटा आर बराबर आई का स्क्वायर। और जब यहां से मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, आई बराबर P बटा आर का अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ पे ये आई का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। आई का फॉर्मूला क्या है, आई बराबर P बटा आर का रूट। इसी प्रकार से यहां से क्या हम एक आर का फॉर्मूला बना सकते हैं। आर का फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले एज इट इज लिख लेते हैं, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आई है, आई स्क्वायर है, इसको इसके बट्टे में ले जाएंगे, तो P बटा आई स्क्वायर बराबर आर, ठीक है। आर का फॉर्मूला आ गया, तो आर का फॉर्मूला आर बराबर P बटा आई का स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, यहां पे इसका काम खत्म हुआ, इस फॉर्मूले का काम खत्म हुआ, लेकिन इससे भी तो अभी 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक तो V का फॉर्मूला बना सकते हैं कि P का है, एक V का बना सकते हैं, एक R का बना सकते हैं। तो पहले हम किसका बना लेते हैं, हम पहले बना लेते हैं V का बना लेते हैं। तो इसको पहले एज इट इज उतार लो, P बराबर V स्क्वायर बटा R, ठीक है। V का बनाना चाहते हैं, जब इस R को बराबर के इधर लाया जाएगा तो ये इसके गुणा में आ जाएगा, क्योंकि बटा वाली संख्या इधर आके गुणा में हो जाएगी, ठीक है। तो V स्क्वायर बराबर P इंटू आर। अगर आप यहां से रूट हटाना चाहते हो तो वही सेम प्रोसेस रहेगा, रूट को स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, P इंटू आर का अंडर रूट, ठीक है। ये आपके पास V का फॉर्मूला आ गया है। तो V बराबर क्या हो गया, V बराबर हो गया P इंटू आर का अंडर रूट। अब आपके पास केवल एक फॉर्मूला बचा हुआ है आर का। अब आप अगर इस फॉर्मूले के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आर भी है, तो यहाँ से क्या एक आर का फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। सेम वही एक बार के लिए एज इट इज उतार लीजिए, P बराबर V स्क्वायर बटा आर। आर का बनाना है, अगर आप इस बट्टे वाली संख्या को इधर लाना चाहोगे तो अब ये गुणा में नहीं आएगी, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या को आप लेकर के आ रहे हो। बस आपस में ये एक्सचेंज हो जाएंगे, जो P है यहाँ आ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा। जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा P। यह आपके पास R का एक फॉर्मूला आ गया है। तो R बराबर V स्क्वायर बटा P। ये आपके पास टोटल 12 फॉर्मूले हो गए, गिन लीजिए। ये कैलकुलेशन करके आप टोटल 12 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अब जितने भी इसके अंदर देखिए, अपने जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के अंदर करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और पावर ही होता है। और जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे इन्हीं सवालों से, इन्हीं आपके पास जो फॉर्मूला है इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड आएंगे। बस कंडीशन है आपको ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी के फॉर्मूले ऑटोमेटिकली निकलते जाएंगे। बस आपको पक्षांतरण करना है, मान रखना है और काम होता चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ओम का नियम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओम के नियम के अंदर इससे ज़्यादा जानने लायक चीज़ और कुछ है नहीं, और अगर आपके पास है तो आप कमेंट में बता दीजिए, उसके ऊपर भी और क्लास बना दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू, और किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।